हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जिस केमिकल कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, उसने इस बड़ी गिरावट में काफ़ी धमाल मचा कर रखा हुआ है। यानी उसने पिछले 1-2 सालों में काफ़ी अच्छा खासा मतलब आपके पैसों को लगभग 10 गुना इसने किया हुआ है। मतलब 1000% के ऊपर का रिटर्न्स दिया हुआ है। और फेडरल रिजर्व यानी कि जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उनके 2-3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद पूरे मार्केट में भूचाल मचा हुआ है। पूरा मार्केट गिर रहा है, हर एक शेयर गिर रहा है, जो भी अच्छे खासे फंडामेंटली स्ट्रांग है वो भी गिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये केमिकल कंपनी जो है एकदम, जब मार्केट में भारी गिरावट आती है उसके बावजूद भी ये 0.5% या 1% तक, या जितने उसका प्रीवियस क्लोज रहता है उतने पर टिका रहता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये कंपनी का फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका 1 साल का रिटर्न्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसका 1 साल का रिटर्न्स देखिए आपके सामने है। दोस्तों, 1 साल का रिटर्न्स इनका 143% है। और अभी इनका प्राइस क्या चल रहा है, 2645 रुपये। और ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 23 जून का। ये इनका देखिए 3:30 पर इसका क्लोजिंग प्राइस है और इनका 2645 रुपये। और फिर उसके बाद आगे हम चेक करते हैं दोस्तों। इनका देखिए, ये 2018 से इनका रिटर्न्स कैलकुलेट होगा। 5 साल का रिटर्न्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2018 में कंपनी से डीमर्ज हुए थे। वो आगे डिटेल्स में मैं बात करूँगा। तो इनका जो 5 साल का रिटर्न्स है वो आप 3 साल का मान के चल सकते हैं। तो इनका देखिए 267% है। लेकिन दोस्तों, जो पिछले 2020 में मार्च में भारी गिरावट आई थी कोरोना की वजह से, तो उससे लेकर के और 2022 में 4 फरवरी 2022 तक अगर इनका रिटर्न चेक करेंगे तो देखिए 1042%, यानी आपके पैसों को लगभग इन्होंने 11 गुना किया। यानी अगर आप कितने 2 साल के अंदर में अगर 1 लाख रुपए भी लगाए होते इसमें, तो सीधा सीधा वो कितना 1 का 10 यानी कि लगभग 11 लाख रुपए हो गए होते दोस्तों। तो ये हो गई रिटर्न्स की बात। आगे हम, लेकिन ये तो पुराना रिटर्न्स हो गया, लेकिन क्या आगे भी अच्छा खासा रिटर्न्स ये दे पाएगा कि नहीं, क्या इसमें अभी भी दम बचा हुआ कि नहीं, ये सारे हम कई सारे पैरामीटर चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें आगे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 2018 गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। मतलब 2018 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड, अर्लियर नोन एज आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। मतलब पहले कंपनी का नाम था आइनॉक्स फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। उससे कंपनी डिमर्ज होकर के 2018 में गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड बनी। इज ए पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रुप, जो कि आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लोरोपॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटीज केमिकल है, रेफ्रिजरेंट, जो कि एक इंडिया में फ्लोरोपॉलीमर और फ्लोरो स्पेशलिटी और रेफ्रिजरेंट, जो कि एसी फ्रिज कूलर में ये गैस भरी जाती है, वो दोस्तों इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और देखिए दोस्तों, इनके एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होते हैं, यूरोप, अमेरिका, जापान और एशिया में होते हैं। आगे हम चेक करेंगे दोस्तों। अभी कंपनी के हम कुछ पैरामीटर्स या कुछ रेशियोज चेक कर लेते हैं। अभी मार्केट कैप इनका चल रहा है 27,000 करोड़ के ऊपर, और स्टॉक का पी 36 चल रहा है। और इंडस्ट्री का पी देखिए दोस्तों 21.1 चल रहा है। थोड़ा सा ये स्लाइटली महंगा है, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन इनका ग्रोथ पोटेंशियल इतना अच्छा खासा है कि इतना थोड़ा सा महंगा भी लोग इन्वेस्टर खरीदने के लिए राजी है। और उसी भी देखिए इन्होंने 20.6 का मेंटेन किया है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, यानी कि ये लगभग न के बराबर डेट है दोस्तों। और करंट रेशियो भी देखिए जो इनके पास, यानी मतलब शॉर्ट टर्म डेट होता है, जैसे 1 साल के अंदर में पे करने के लिए करंट रेशियो 1.28 का है। और क्विक रेशियो जो कि 1 से 6 महीने के अंदर में पे करने के लिए होता है, बोरोइंग या लोन्स, उसके लिए यूज होता है क्विक रेशियो, तो 0.78 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन्होंने खासे पैरामीटर मेंटेन किया दोस्तों। तो ये सारे पैरामीटर्स आप एक बार चेक कर सकते हैं। और हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं दोस्तों। हम लास्ट का 4 या 5 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे। तो सेल्स देखिए 800 मार्च 2021 में 840, फिर उसके बाद बढ़ा है 912, फिर सितंबर में 964, फिर उसके बाद दिसंबर में 1004, और फिर उसके बाद मार्च 2022 में 1074। यानी कि कंटिन्यूसली देखिए ऐसे ट्रेंड में इनका सेल्स ग्रो हो रहा है। अब हम सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब 23, 28, 31,
31, फिर 31, मतलब प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसको ओपीएम बोलते हैं, अगर वो 15-20% रहता है तो वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इन्होंने कितना मेंटेन किया दोस्तों, इन्होंने 23 के ऊपर, और लास्ट के 3 क्वार्टर का तो इन्होंने 31 के ऊपर मेंटेन किया दोस्तों। और हम इनका आगे हम नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। लास्ट के 4 क्वार्टर का 154 करोड़, फिर 207, 205 थोड़ा सा डाउन हुआ है, फिर उसके बाद 222 करोड़, यानी कि लगभग देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और हम एनुअली रिजल्ट इनका चेक कर लेते हैं। 2018 से पहले का हम इनका एनुअल रिजल्ट नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि 2018 में ही ये आयोक्स फ्लोरो केमिकल लिमिटेड से डिमर्ज हुए थे, तो उसके बाद का रिटर्न्स और उसके बाद का हम इनके आज फाइनेंशियल चेक कर पाएंगे। तो सेल्स इनका देखिए 2019 में 2729, फिर थोड़ा सा 2020 में डाउन हो गया था कोरोना की वजह से 2606, फिर उसके बाद मार्च 2021 में इनका बढ़ा 2650, फिर मार्च 2022 में 3954 करोड़, जो कि एक्सीलेंट था इनका। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए ईयर ऑन ईयर इन्होंने 17, 23, फिर उसको 30, यानी काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन किया इन्होंने दोस्तों। फिर इसको नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। मार्च 2020 में 196 करोड़, मार्च 2021 में इनको लॉस हुआ था, जो कि कंपनी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस की थी, जो कि हम आगे बात करेंगे, इसलिए इनका नेट प्रॉफिट जंप नहीं हुआ। लेकिन इनका जो सेल्स था वो जंप हुआ ऑलरेडी। और लेकिन मार्च 2022 में देखिए 787 करोड़, जो कि गजब का था। इसकी वजह से ही इनका रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने दिया था। अब हम कैश फ्लो चेक करेंगे दोस्तों। कैश फ्लो हम सबसे ज़्यादा कैश फ्लो में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को चेक करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इसलिए चेक करते हैं हम कि अगर कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है या कहीं से भी पैसे को बिजनेस में डाल रही है, यानी कि उसमें ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में काफ़ी होने वाला है। जब प्लांट लगाएंगे, लैंड खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आगे बिजनेस ग्रो करेगा और प्रॉफिट कमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके शेयर प्राइस में भी उछाल आएगा, और उछाल आएगा तो इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। तो देखिए इनका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 428 करोड़ इन्होंने मार्च 2019 में इन्वेस्टमेंट किया, 2020 में 1152, फिर मार्च 2021 में इन्होंने थोड़ा डाउन हुआ 373, फिर उसके बाद मार्च 2022 में 584 करोड़। और फिक्स असेट परचेज में क्या कहता है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैंड्स, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है। तो देखिए मार्च 2019 में 521 करोड़ का इन्होंने मटेरियल सारा खरीदा, फिर उसके बाद 1196 करोड़, फिर 274 करोड़, फिर 674 करोड़ का, यानी कि धीरे धीरे अगर 2 साल का हम देखेंगे दोस्तों तो इनका जो इन्वेस्टिंग है फिक्स असेट में वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन हमको मिलने वाला है कि ये बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, जो कि आगे ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स से हमें पता लगे कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे FIIs, DIIs और गवर्नमेंट और फिर उस म्यूचुअल फंड और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जिससे हमें को एक आइडिया मिलेगा कि जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो देखिए प्रमोटर को सब कुछ पता रहता है तो फिर उसके बाद इन्होंने देखिए 67.65% था, फिर बाद में मार्च 2021 में इन्होंने थोड़ा सा कम किया, मार्च 2022 में इन्होंने 66.08, जो कि धीरे धीरे थोड़ा कम किया, लेकिन ज़्यादा भी कम नहीं किया। अभी भी 66% दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। और देखिए इसमें FIIs काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले लास्ट 4 क्वार्टर से इन्होंने 2.2%, 3 फिर 3.78, 4.19, यानी कि धीरे धीरे FIIs भी इसमें अपना मतलब कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, यानी अपना स्टेक बढ़ाया है। फिर उसके बाद वैसे ही देखिए 2 क्वार्टर से देखिए DIIs भी 4.05, 4.3, यानी DIIs जो होते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह और इंश्योरेंस कंपनी, ये भी इसमें इन्वेस्टमेंट मार्च क्वार्टर में 2022 में इन्होंने बढ़ाया है। और हम सबसे बड़ी चीज़ देखिए दोस्तों, मीना भंसाली जो कि आकाश भंसाली से के रिलेटिव्स हैं, वो मीना भंसाली के अकाउंट से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें देखिए इन्होंने 4.92% का स्टेक लिया है। और उसके पहले भी इन्होंने काफ़ी पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट उनका था, तो इन्होंने मार्च क्वार्टर में भी इन्होंने इसमें अपना होल्डिंग बढ़ाई 4.9%, जिसका अगर आप देखेंगे तो 1300 करोड़ के ऊपर की इसमें होल्डिंग होती है दोस्तों। आगे हम चेक करेंगे दोस्तों। अब इतने सारे पैरामीटर बता दिए कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो आगे हम चेक करते हैं कि मनी कंट्रोल का जो प्रो वर्जन है उसमें शॉर्ट एनालिसिस दिया जाता है, जो कि आपको
इसके लिए मनी कंट्रोल का लेना पड़ेगा प्रो सब्सक्रिप्शन, तभी जाके डेटा आपको मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देता हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको सिर्फ ये काम करना पड़ेगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं क्वालिटी स्टॉक्स का एनालिसिस आपके साथ ऐसे ही प्रस्तुत करता रहूँगा। तो हम इसका देखिए शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ इसमें देखिए दोस्तों 11 पॉइंट स्ट्रेंथ है, खाली ये पॉइंट थोड़ा सा वीकनेसेस क्या है, प्रोमोटर डिक्रीज होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर ने अपनी थोड़ी सा होल्डिंग डिक्रीज किया, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। और अपॉर्चुनिटी देखिए इसमें लास्ट के 52 वीक से जो इनका लो था, मतलब स्टॉक का प्राइस लो था, उससे काफ़ी इन्होंने रिकवर किया। कंपनी वेयर प्रोमोटर हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग प्लेस्ड स्टॉक्स, यानी कि जो इन्होंने इसमें थोड़ा सा थ्रेट से है, यानी कि डर ये है कि कंपनी में जो प्रमोटर है वो अपने थोड़े से स्टेक यानी लगभग 3% के आसपास इन्होंने प्लेस रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके पहले भी ज़्यादा था, तो इन्होंने अपने प्लेस होल्डिंग को छुड़ा लिया है। तो इसमें देखिए हाई पेट्रोस्की स्कोर है इनका। फिर उसके बाद लास्ट का 12 महीने से ईपीएस बढ़ता जा रहा है, और फिर उसका मतलब कि एनुअली इनका ईपीएस देखिए वो भी ग्रोथ कर रहा है। कंपनी का लास्ट का रिजल्ट भी अच्छा था। इफिशिएंटली यूजिंग कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, मतलब कि जो कैपिटल इनको यूटिलाइज कर रहे हो उसके लिए आरओसीई उसके लिए इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 साल से। फिर नेट प्रॉफिट इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा इन्होंने ईयर ऑन ईयर मेंटेन किया है। कंपनी के पास डेट कम है, और फिर उसके बाद रेवेन्यू इनका भी 4 क्वार्टर से बढ़ रहा है। एफआईज इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये साल दर साल बढ़ते जा रहा है दोस्तों। अब आगे हम तो ये एक हमको मिल गया पॉइंट है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वीकनेसेस तो बस सिर्फ एक दिख रही है, प्रोमोटर होल्डिंग। बाकी 11 के 11 हम इसमें हमको पॉजिटिव मतलब पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। आगे हम चेक करेंगे वही जो पीछे मैंने बताया, इनका रेवेन्यू 13.2% के हिसाब से 3 साल में CAGR से बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, आगे सुधर जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट पर ये फोकस कर रहे हैं दोस्तों। और पेट्रोस्की स्कोर देखिए 8 का है, जो कि 9 इनका लास्ट पॉइंट होता है। पेट्रोस्की स्कोर 8 दिया है इन्होंने, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने 15% में मेंटेन किया। वही जो पहले मैंने दोस्तों बताया था, प्रोमोटर ने थोड़ा सा होल्डिंग डिक्रीज किया था। म्यूचुअल फंड ने 3.9 से 4.29% का इसमें स्टेक बढ़ाया है। 10 म्यूचुअल फंड ने पहले मतलब मार्च क्वार्टर से पहले थे, फिर उसके बाद 13 ने पार्टिसिपेट किया। एफआईएस भी 3.7% का स्टेक था, मार्च क्वार्टर में उन्होंने 4.9% किया। एफआईएस 119 थे, अभी 145 हो गए मार्च क्वार्टर में। और फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि इंश्योरेंस हो गए, बैंक्स हो गए, फिर उसके बाद ये सब हो गए, ये इन्होंने 7.82 का उनका परसेंटेज था, फिर उसके बाद 8.9 किया है मार्च क्वार्टर में। तो ये हमको एक पॉजिटिव पॉइंट और मिल गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए दोस्तों, जो इन्वेस्टर की कम्युनिटी है वो क्या सेंटीमेंट बनाते हैं दोस्तों। 67% तो बाई करने के लिए बोल रहे हैं, सेल करने के लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा है, और 33% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ा हमको क्या बोलते हैं कि एक और पॉजिटिव हमको पॉइंट मिल गया दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब कंपनी का सबसे बड़ा हम पॉइंट चेक कर लेते हैं कि इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए क्या क्या है। PTFE है, फ्लोरोपॉलीमर जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इनके सप्लायर कहाँ कहाँ है, यूरोप USA में है। और फिर उसके बाद ये क्या लिखे, GFL होल्ड्स डोमेन एक्सपर्टीज इन 4 मेजर प्रोडक्ट्स। किसमें फ्लोरोपॉलीमर बनाने में इनका एक्सपर्टीज़ है, फ्लोरो स्पेशलिटीज़ में और रेफ्रिजरेंट गैस में, ये सब तरह के केमिकल बनाने में ये एक्सपर्टीज़ है। और फ्लोरोपॉलीमर में कौन कौन सा प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, ये देखिए PTFE, PFA, FPEP, EFKM, ये सारे कई सारे तरह के इनके प्रोडक्ट हैं। फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल में भी कई तरह के HF बेस्ड और TFE बेस्ड इनके केमिकल्स हैं। रेफ्रिजरेंट भी ये HCFC-22 जिसको R22 भी बोलते हैं, और भी कई तरह के जैसे R32, R407C, R410A, जो कि रेफ्रिजरेंट गैस से यूज होते हैं, मतलब रेफ्रिजरेंट गैस से हैं ये कई तरह के कई, तो ये सब ये बनाते हैं दोस्तों। आगे हम चेक करते हैं केमिकल्स में क्या क्या बनाते हैं। कंपनी इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल सच एज कास्टिक सोडा। इनके पास कास्टिक क्लोरीन का भी प्लांट है, जहाँ से ये कास्टिक सोडा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन, मेथिलीन डाइक्लोराइड और ये सब दोस्तों ये प्रोड्यूस करते हैं। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस, फ्लोरोस्पाल, एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इतने सारे केमिकल्स ये बनाते हैं। आल्सो GFL हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस which would help it to
राइट वेब ऑफ न्यू अपकमिंग बिजनेस, यानी कि जो अपकमिंग बिजनेस है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल में जो इलेक्ट्रोलाइजर यूज होगा उससे, और इलेक्ट्रिकल बैटरीज से रिलेटेड ये जो केमिकल है और इलेक्ट्रिक बैटरी भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसमें एंटर कर दिया है, जो कि काफ़ी हाईली ग्रोइंग बिजनेस है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक तो रंजीत नगर में है और एक गुजरात के मतलब भरूच जिले के दहेज में है दोस्तों। और आगे हम चेक करते हैं इनके पास। देखिए दोस्तों, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी की थी? 65,000 टन पर एनम की, जो किसकी थी? HCFC, जिसको R22 भी बोलते हैं। उससे क्या बनाते हैं? PTFE बनाते हैं, जो 1,34,750 टन पर एनम का कास्टिक सोडा का इनके पास है, जो कि अभी पहले 1,08,005 का था TPA ऑफ क्लोरोमीथेन। और हाँ सॉरी, मतलब कि 16,200 TPA का इनके पास PTFE का है। फिर उसके बाद 134,000 इनके पास कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और 1,08,500 का इनके पास क्लोरोमीथेन्स का, जिसको CMS भी बोलते हैं, इनके पास ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दोस्तों। तो ये दोस्तों आगे ये पढ़ सकते हैं कि प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग कास्टिक सोडा, क्लोरोमीथेन, फ्लोरोपॉलीमर, PTFE आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी पे चल रहा है दोस्तों। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अराउंड 65%। ये 65% से 100% यूटिलाइज करने के लिए मतलब आगे कैपेसिटी को यूटिलाइज करेंगे। तो ये आगे दोस्तों पढ़ सकते हैं। अगर मैं एक डिटेल में चीज़ पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। इंड यूजर इंडस्ट्री, द कंपनी प्रोड्यूस आर यूज्ड सेफली इन इंडस्ट्री सच एज ऑयल। जो इनकी केमिकल्स है दोस्तों कहाँ का यूज होते हैं? ऑयल, गैस, प्रिंटिंग इंक्स, सेमीकंडक्टर, केमिकल प्रोसेसिंग, इन सब में दोस्तों इनके केमिकल्स यूज होते हैं। आगे चेक करते हैं सेल्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है। अमेरिका में है, जहाँ पर मिचिगन, फिलाडेल्फिया, अटलांटा, ये सब दोस्तों। और यूके में कहाँ? यूके, बेल्जियम, इटली और रोम, ये कोई कंट्री है, साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद थाईलैंड, ये सब इनके पर यहाँ पर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। रेवेन्यू इनका कहाँ से आता है? 51% रेवेन्यू इंडिया से इनका जनरेट होता है। ये जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, मतलब इंडियन मार्केट से, जिसमें से रेफ्रिजरेंट गैस के 10% कंट्रीब्यूट करता है, कास्टिक सोडा 17% कंट्रीब्यूट करता है, क्लोरोमीथेन जिसको CMS बोलते हैं वो 24% कंट्रीब्यूट करता है, PTFE 20%, अदर प्रोडक्ट 27% रेवेन्यू में इनके कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों इनके जियोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। इन FY21 JFL जनरेटेड 49% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन मार्केट, मतलब 49% ये फॉरेन मार्केट से रेवेन्यू को जनरेट किए। कहाँ से? यूरोप से 22%, USA से 9%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 19%। ये डिमर्ज हुए थे, जो कि मैं पहले ही बताया था, आइनॉक्स ग्रुप से डिमर्ज हुए थे। द कंपनी हैड 10,98,50,000 फुली पेड इक्विटी शेयर, जो कि ₹1 का फेस वैल्यू इन्होंने मार्केट में उतारा था दोस्तों अपने। अब कंपनी देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ हम जिस पर फोकस करेंगे कैपेक्स प्लानिंग इनका क्या क्या है दोस्तों, जिसके बेसिस पर आगे हम 3-4 साल तक फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये FY22 में 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 23 में 900 करोड़ का, और 24 में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और फोकस किस में करने वाले दोस्तों? ये EV और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड केमिकल्स होता है, और फिर उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये दोस्तों फोकस करने वाले हैं, जो कि आगे एक बहुत ही बड़ा उभरता हुआ बिजनेस है दोस्तों। तो इतने सारे मैंने पॉइंट बताए दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आगे आप इन सब के बेसिस पर इसमें, और फ्यूचर आउटलुक क्या है? इन द लॉन्ग रन टर्म द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि नितिन गडकरी को आप जानते ही हैं, जो कि हमारे हाईवेज मिनिस्टर हैं, वो भी ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। तो ये इस पर भी ये कंपनी खरा उतरने के लिए एकदम से रेडी है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द डिमांड ऑफ PTFE। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो PTFE यूज होगा दोस्तों, वो भी ये बनाते हैं, जो कि उस बिजनेस के लिए भी इनको बूस्ट मिलेगा। PVDF डिमांड इज फ्यूल्ड बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो लिथियम आयन बैटरीज यूज होती है उसमें PVDF का यूज होता है दोस्तों। तो PVDF का भी ये अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो अपार्ट फ्रॉम दिस द मार्केट ऑफ फ्लोरोपॉलीमर इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो विथ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑयल एंड गैस में इनका जो फ्लोरोपॉलीमर होता है वो यूज होता है,
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाने के लिए, तो उसकी वजह से इनका डिमांड काफ़ी आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। और सेमीकंडक्टर्स में भी अभी क्या देखिए, इन द कमिंग ईयर डिमांड इज एंटिसिपेटेड टू गो अप ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ने की वजह से उसमें सेमीकंडक्टर भी बढ़ेंगे और हाइड्रोजन फ्यूल सेल का भी डिमांड बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनकी बिजनेस में काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। तो इतने सारे दोस्तों मैंने पॉइंट बनाए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप अपने बेसिस पर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए दोस्तों। और ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था। आप इतने सारे पॉइंट का मतलब कि अपना बेस पॉइंट बना करके इन सब का मतलब कि एक आइडियाज़ लेकर के अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़रूर दोस्तों, इसमें अच्छा खासा आप रिटर्न्स बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन ब्लाइंडली इस वीडियो को फॉलो करके आप बाई और सेल का मतलब कि डिसीजन मत लीजिए और अपने बेसिस पर भी रिसर्च कर लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही अगर कोई भी आपका सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ सकते हैं दोस्तों, चाहे किसी भी तरह का सुझाव है दोस्तों। और अपना टाइम देने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।